Hello students, welcome back in your class. In our previous video we have started Kepler's law of planetary motion. हमने Kepler's law of planetary motion start कर दिया था, ठीक है। उसमें मैंने आपको समझा भी दिया था फर्स्ट लॉ, केपलर का फर्स्ट लॉ क्या था। उसने केपलर्स ने बताया था कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, ठीक है। और इलिप्टिकल ऑर्बिट में दो सेंटर होते हैं जिनको हम फोकाई बोलते हैं, और किसी एक सेंटर पे क्या होता है, सन होता है, ठीक है। इतना मैंने आपको फर्स्ट लॉ में समझा दिया था, ठीक है, कि जो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है उसमें दो सेंटर होते हैं और किसी एक सेंटर पे क्या होता है, सन होता है, ठीक है। और उसी के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे केपलर्स का सेकंड लॉ, ठीक है। केपलर्स का सेकंड लॉ क्या है कि यहाँ पर आप देखो कि एक इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाया है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सन है और जो प्लैनेट है, मैंने ये रेड कलर से दिखा रखा है प्लैनेट। जो प्लैनेट है वो क्या करता है, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो फॉर एग्जाम्पल कि एक प्लैनेट है जिसने एक्स से चलना स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ पर एक्स पॉइंट है, प्लैनेट ने एक्स से चलना स्टार्ट किया और वाई तक वो गया, ठीक है। वाई तक उसने क्या किया, रिवॉल्व किया। तो मैंने क्या किया, सन से लेकर एक्स तक एक लाइन बना दी, ठीक है। सिमिलरली सन से लेकर वाई तक एक लाइन बना दी और एरिया इनक्लोज कर दिया कि इस प्लैनेट ने इतना एरिया क्या किया, कवर किया, ठीक है। और इस एरिया को मैंने क्या नाम दे दिया, मैंने इसको नाम दे दिया ग्रीन एरिया। क्या नाम दे दिया, ग्रीन एरिया, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज है कि जो प्लैनेट की स्पीड है वो कांस्टेंट है, कि प्लैनेट जो है रिवॉल्व कर रहा है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ रिवॉल्व कर रहा है, और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 5 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है, जो कि वो सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और 10 सेकेंड में वो ट्रेवल कर रहा है। टाइम क्या है, 10 सेकेंड, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कि मैंने इस एरिया को इनक्लोज कर दिया जिसको मैंने नाम दे दिया ग्रीन एरिया। अब मान लो कि मेरा जो प्लैनेट है वो ए पॉइंट पे है, ठीक है। और हमें पता है कि प्लैनेट धीरे धीरे रिवॉल्व करते रहते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो कुछ टाइम बाद वो कहाँ पहुंच जाएगा, बी पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एरिया बना दिया था, सेम मैं यहाँ पर ए पॉइंट से सन तक एक लाइन बना दूंगी, बी पॉइंट से सन तक एक लाइन बना दूंगी, ठीक है। और इस एरिया को क्या कर दूंगी, इनक्लोज, ठीक है। और इस एरिया को मैंने नाम दे दिया क्या, ब्लू एरिया, ठीक है। क्या नाम दे दिया मैंने, ब्लू एरिया, ठीक है। ध्यान से समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। अब मैं कह रही हूँ कि जो ग्रीन एरिया है वो ब्लू एरिया के बराबर है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो ग्रीन एरिया है वो ब्लू एरिया की क्या है, बराबर है। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो बराबर नहीं दिख रहा हमें, ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है, ये थोड़ा कम लग रहा है। कुछ बच्चे कहेंगे मैम ये ज्यादा है, ये कम है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है कि हमें ज्यादा या कम लग रहा है, क्योंकि मैं तो कह रही हूँ कि दोनों एरिया बराबर है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हम बराबर कह रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया ये कि स्पीड क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। प्लैनेट जो रिवॉल्व कर रहा है, प्लैनेट जो ट्रैवल कर रहा है वो सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। कि मतलब स्पीड जितनी उसकी यहाँ एक्स से लेकर वाई तक जाने में थी उतनी ही उसकी ए से बी तक जाने में थी, ठीक है। स्पीड क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, जिसकी वजह से जो एक्स वाई है, जो डिस्टेंस उसने एक्स वाई में ट्रेवल किया है, उतने ही स्पीड के साथ उतने ही टाइम में वो क्या कवर करेगा, ए बी में भी ट्रेवल करेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने समझ लिया कि क्योंकि इसकी स्पीड सेम है, स्पीड कांस्टेंट है टाइम के साथ, तो जितना टाइम वो यहाँ से यहाँ जाने में ले रहा है, जितनी स्पीड से जा रहा है उतना ही वो ए बी भी कवर करेगा। तो मैंने कह दिया कि एक्स वाई क्या है, ए बी के बराबर है, ठीक है। बट अगर मैं कह दूं कि स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मतलब कि स्पीड इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, जो प्लैनेट ट्रैवल कर रहा है, उसकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, सेम नहीं है। तब हम कैसे इस चीज को प्रूव करेंगे कि जो ग्रीन एरिया है वो ब्लू एरिया के बराबर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि
प्लैनेट है यहाँ पर, जब वो एक्स से वाई पर गया, ठीक है, तो एक ग्रीन एरिया, हमने उसको नाम दे दिया ग्रीन एरिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हमने पहले पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। क्या था ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला? F इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था फॉर्मूला। अब यहाँ पर मैं इस न्यूमरेटर वाली टर्म को हटा दूं तो हमारे पास क्या बचेगा? F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या इंडिकेट करता है कि जो रेडियस होता है, मतलब मान लो कि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में अगर हम इस सन को फोकस करें कि हमारा जो सेंटर है, यहाँ से जो सरफेस है इस इलिप्टिकल ऑर्बिट का, वहां से सन के पास अगर रहेगा, मतलब ये वाला जो रेडियस है वो इस वाले रेडियस से क्या होगा? कम होगा। जी, समझाना क्या चाह रही हूं मैं कि यहाँ पर आप देखो कि ये क्या है, अगर रेडियस हमारा कम होगा तो फोर्स हमारा क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है, और अगर हमारा रेडियस ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। इस चीज को यहाँ पर आप समझो कि जब प्लैनेट सन के पास होगा, मतलब मान लो जब प्लैनेट यहाँ पर है इस पोजीशन पर, तो वो सन के क्या है? सन के पास है, तो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब सन से प्लैनेट दूर होगा तो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि रेडियस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और रेडियस बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है सॉरी, कि जब प्लैनेट सन के पास में होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मेरा कहने का मतलब है कि जब सन के पास होगा प्लैनेट तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जो स्पीड जब प्लैनेट सन से दूर होगा तो उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब अगर मैं बोलूं कि जैसे कि मान लो ये सन है, ठीक है, सन के अराउंड क्या कर रहा है? इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो जब ये प्लैनेट है, जब ये सन के पास आएगा, ऐसे सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, जब सन के पास आएगा तो ये फटाक से अपना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ठीक है। और जब सन से दूर जाएगा तो वो धीरे 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 ट्रेवल करेगा, ठीक है। मतलब जब सन के पास आया तो उसकी स्पीड बढ़ गई, जब सन से दूर गया तो धीरे 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 इस तरीके से ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज है कि जब प्लैनेट यहाँ पर था, जब प्लैनेट एक्स पे था तो उसकी स्पीड धीरे 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 जा रहा था, वो ट्रेवल कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो सन के पास आया तो उसकी स्पीड इस तरीके से बढ़ गई, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये कैसे डिपेंड करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा जब सन के पास आएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और जब सन से दूर जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन डिस्टेंस क्या कर रहा है? वो सेम ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से अब हम कह सकते हैं कि जो ग्रीन एरिया है वो ब्लू एरिया के बराबर है, क्योंकि डिस्टेंस वो सेम ही कवर कर रहा है, डिपेंड बस क्या हो रहा है? स्पीड उसकी चेंज हो रही है, ठीक है। ये था हमारा केप्लर्स का सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ में हमने क्या पढ़ा था? थर्ड लॉ में हमने पढ़ा था रिलेशनशिप किसके बीच में? टाइम के बीच में और रेडियस के बीच में, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट लॉ, ये था हमारा सेकेंड लॉ। अब थर्ड लॉ में हमने क्या पढ़ा था? थर्ड लॉ में मैंने आपको बताया था रिलेशनशिप, उसमें कुछ भी नहीं था, उसने सिर्फ रिलेशनशिप बताई थी किसके बीच में? टाइम के बीच में और रेडियस के बीच में। तो क्या रिलेशनशिप बताया था केप्लर ने? कि जो r³ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? t² के। और जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो क्या आ जाता है? कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट t²। जब इसको सॉल्व करोगे t² कहाँ आ जाएगा? t² नीचे आ जाएगा
और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो ये हमने पढ़ा था केप्लर्स का थर्ड लॉ। ठीक है, अब हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं कि हमें कैसे लिखना है कॉपी में। तो केप्लर्स फर्स्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा कि द प्लैनेट्स मूव इन एन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। ठीक है, द प्लैनेट्स मूव इन एन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट अराउंड द सन with the sun at one of the two foci of the electrical orbit। ठीक है, सेकेंड में हमने पढ़ा कि each planet revolves around the sun, जैसे मैंने आपको समझाया कि each planet revolves around the sun in such a way that the line joining the planet to the sun swipes over equal areas in equal interval of time। ठीक है, और थर्ड लॉ में हमने इसका पढ़ा रिलेशन।